दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कमाल की टॉपिक आज लेकर मैं आप सभी के समक्ष आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा विरासत टैक्स के बारे में। क्या होता है विरासत कर, आजकल हर जगह चर्चा ही चल रही है। ठीक है, तो भारत में क्या कभी इस तरह का कोई कर लगता था? सर विरासत का मतलब तो समझ में आता है कि हमें अपने बाप दादा से कुछ मिला है, चाहे संपत्ति के रूप में, चाहे गहने के रूप में, चाहे घर के रूप में, चाहे जिस भी रूप में मिला है, यही सर विरासत है। लेकिन विरासत के ऊपर सर कर, ये इसका मायने समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली में है क्या चीज। ठीक है, बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपके पास 10 मिनट का समय होगा तो मैं बहुत आसान शब्दों में ये बात आपको समझा दूंगा। ठीक है, कि क्या कभी भारत में विरासत कर लगा या नहीं लगा, पहली बार किस देश में लगा, इसके लगाने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। भाई सबकी सोच अलग अलग है ना। कोई कहेगा कि विरासत कर अगर सरकार लेगी तो इसके बहुत फायदे हैं, कोई कहेगा कि विरासत कर सरकार लेगी तो इसके बहुत नुकसान है। वही हाल है दोस्तों आजकल अपने देश में। ठीक है, हमारे देश में पक्ष और विपक्ष ये दोनों दोस्तों इसी तरह की भूमिका अदा कर रहा है। कोई ये बताने में लगा है कि विरासत कर लगाना चाहिए, कोई ये बताने में लगा कि नहीं विरासत कर गलत है। ठीक है, तो क्या सही क्या गलत, ये तो आप तभी जान पाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि विरासत होती क्या चीज है। पहले विरासत को समझिए, बाद में हम विरासत कर को समझेंगे। अच्छा, कर का मतलब क्या होता है? कर तो हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में दोस्तों कर को कहते हैं टैक्स। ठीक है, देखिए सरकार आपके लिए बहुत कुछ करती है, जैसे विद्यालय बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, रोड बना रही है, कहीं पर दोस्तों पुल बन रहे हैं, कहीं पर रेलवे लाइन से संबंधित काम हो रहे हैं। ऐसे सरकार आपके लिए हजारों काम कर रही है। ठीक है, उस काम को करने के लिए सरकार को इनकम होनी चाहिए ना। अगर सरकार को आय नहीं होगी तो सरकार देश के लिए कैसे काम करेगी? ठीक है, और आय का सोर्स सबसे बड़ा क्या दोस्तों? तो सबसे बड़ा सोर्स है टैक्स। ये टैक्स दोस्तों अलग अलग जगह से आता है, इसके अलग अलग सोर्स होते हैं। जैसे इनकम पर लगा टैक्स तो इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी दोस्तों गुड्स और सर्विस पे लगने वाला टैक्स है इसलिए उसे जीएसटी कहा गया। ऐसे अलग अलग तरीके के टैक्स होते हैं, उन्हीं में एक टैक्स है दोस्तों विरासत टैक्स। ठीक है, ये जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि विरासत क्या चीज होती। विरासत कोई हमारे लिए नया शब्द नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, विरासत उस संपत्ति को कहते हैं जो हमारी फैमिली से मिली, हमारे परिवार से जो हमें मिली है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो घर के रूप में हो, चाहे वो जमीन के रूप में हो, चाहे वो जायदाद के रूप में हो, चाहे वो गहनों के रूप में हो, वो जिस भी रूप में हमें मिली है हमारे परिवार से, वही क्या कहलाती है? वो विरासत कहलाती है। हो सकता है किसी को विरासत के रूप में टू व्हीलर गाड़ी मिली हो, किसी को फोर व्हीलर मिला हो, किसी को इससे ज्यादा मिला हो। तो विरासत में अलग अलग चीजें हो सकती। सर इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं। जैसे विरासत के रूप में हो सकता है आपको अपने माँ बाप के कपड़े मिल गए, उनके खिलौने मिल गए, वो भी विरासत है, वो भी विरासत है। ठीक है, तो जो कुछ भी किसी व्यक्ति को उसके परिवार से प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? विरासत कहते हैं। ठीक है, और ये जो विरासत कर की बात हो रही है दोस्तों, ये सिर्फ बड़े लोगों की बात नहीं है। ठीक है, विरासत छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है और किसी भी रूप में हो सकती है। इसका रूप भी अलग अलग हो सकता है। मैंने कहा ना कि घर के रूप में, जमीन के रूप में, सोने चांदी के रूप में, कैश के रूप में हो सकता है। किसी के परिवार वाले बैंक में जो है पूंजी छोड़ के गए हो, किसी के परिवार वाले किसी दुकान के रूप में पूंजी छोड़ के, ये सब विरासत का ही रूप है, ये आप याद रखेंगे। दादा दादी के जो पुराने खिलौने, कपड़े, ये सारी चीजें हैं, वो सब आपको विरासत के रूप में मिलती हैं। आपका जो नाम है, आपका अपना घर, आपकी अपनी संस्कृति, ये सब विरासत ही तो है। तो विरासत हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। भारत जैसे देश में अक्सर खेती जो है दोस्तों, ये पीढ़ी दर पीढ़ी दोस्तों आगे ट्रांसफर होती रहती। पैसा तो चलो खत्म हो जाता, दुकान खत्म हो जाती, कपड़े खराब हो जाते हैं, गहने बिक जाते हैं, लेकिन खेत एक ऐसी चीज है दोस्तों जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ती चली जाती। ठीक है, तो ये विरासत के रूप में ही तो मिलता है। तो अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि विरासत क्या होता है। देखिए एक एक पॉइंट समझिए, पहले विरासत समझेंगे तब विरासत कर के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा दोस्तों विरासत किसी रूप में हो सकता है। हो सकता है कि विरासत घर के रूप में हो, जहां आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। हो सकता है कि वो घर आपके पिताजी ने ना बना के उसे उनके आपके दादाजी ने बनाया हो, या उनके दादाजी ने बनाया हो, या परदादा ने बनाया हो, तो कोई भी बना सकता है। लेकिन वो विरासत के तौर पर दोस्तों आज आपके पास आ पहुंची है। आपका उसमें कोई योगदान नहीं है, वो आपको विरासत के रूप में मिला है। आपका योगदान कब होगा? जब आप कुछ निर्माण करेंगे। आप जो कुछ बनाएंगे अपने बच्चों के लिए बनाएंगे, अपने आगे आने वाली जो भावी पीढ़ियां उनके लिए आप निर्माण करेंगे, वो उनके लिए दोस्तों विरासत कहलाएगी। इसी तरह से विरासत के रूप में कई बार पैसे भी मिलते हैं, मतलब बिना मेहनत का पैसा मिल जाता है। आपने देखा होगा, लोग कहते हैं यार इसकी किस्मत बड़ी अच्छी। ठीक है,
बैठे बैठे इसके पास जो है अरबों खरबों रुपए बैठ के खा रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। भाई विरासत के रूप में मिला है तो क्या, उसके बाप दादा ने इतना मेहनत किया, ठीक है, कि उन्होंने बनाया पूंजी, बना करके अपने पीढ़ी के लिए कमा कर रखा। आप भी बनाएंगे तो आप भी अपनी पीढ़ी के लिए कमा के रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों विरासत घर के रूप में हो सकता है, पैसों के रूप में हो सकता है, गहनों के रूप में हो सकता है। आपके माता जी को जो गहने मिले, हो सकता है कि वो उनकी सास ने दिए हो और वो उनकी सास ने दिए हो। इस तरह से दोस्तों वो गहने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आते चले गए, ठीक है। इसी तरह से हो सकता है जमीन हो, ठीक है, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। कुल मिला जुला के जो विरासत के रूप में प्राप्त होने वाली संपत्ति है वो किसी भी रूप में हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि विरासत क्या होता है, ठीक है। अब मुद्दा आता है दोस्तों विरासत कर का, ठीक है। तो होता क्या है कि इस विरासत के ऊपर सरकार कुछ % का टैक्स लगा देती है, क्योंकि आपको तो मुफ्त में मिल रहा है, आपने तो उसके लिए कोई मेहनत किया नहीं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों सरकार जो है टैक्स लगा देती है। तो जब भी कुछ आपको मिलता है विरासत के रूप में, तो आपको उसके उस चीज को प्राप्त करने के लिए उसका कुछ हिस्सा जो है कर के रूप में जमा करना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज आपकी कहलाएगी। यही है विरासत कर, ठीक है। लेकिन अब यहां समस्या किस बात की, मैं आपको समस्या भी बताता हूं, ठीक है। दे रहा दोस्तों यहां पर कि कभी कभी जब किसी को बहुत ज्यादा विरासत मिलती है तो सरकार को दोस्तों टैक्स के रूप में कुछ पैसा देना पड़ता है, उसी को हम विरासत टैक्स कहते हैं। ये विरासत टैक्स जमीन, मकान, पैसा आदि इस तरह की संपत्ति पर लगता है, हर व्यक्ति पर नहीं लगता दोस्तों। ये सिर्फ विरासत कर उन व्यक्तियों पे लगता है जो व्यक्ति अमीर होते हैं। अब यहां पर करिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां पे एक क्वेश्चन मार्क दीजिए दोस्तों। ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन अमीर है कौन गरीब है, ये कैसे डिसाइड होगा? हाँ सर, जितनी संपत्ति ट्रांसफर होगी उसी के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। नहीं, देखिए खेला ही हो जाता है। अलग अलग देशों की सरकार ने अलग अलग कानून बना रखा है। किसी ने कहा कि भाई आपके पास अगर 10 लाख रुपए तक की संपत्ति आती तब आप विरासत कर के दायरे में आएंगे। किसी ने कहा नहीं, 5 लाख की संपत्ति भी मिलेगी अगर आपको, तो भी आपको विरासत कर देना पड़ेगा। किसी ने कहा नहीं, 1 लाख रुपए की अगर संपत्ति आप पाते हैं या कोई भी सामान पाते हैं तो आपको उसके ऊपर भी विरासत कर देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा झोल किस बात का है कि कौन विरासत कर नहीं देगा। क्योंकि अगर हम गरीबों की बात करें दोस्तों, तो देखिए चाहे व्यक्ति छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी व्यक्तियों के पास अपने द्वारा कुछ न कुछ कमाई गई चीजें होती हैं जो अपने बच्चों के लिए वो बनाता है। जब वो ट्रांसफर होगा तो दोस्तों उनके बच्चों को उस चीज को प्राप्त करने के लिए अगर टैक्स देना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं एक लायबिलिटी आएगी। ये सभी व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। हाँ, ये कैसे जो कहा जा रहा है कि नहीं विरासत कर सिर्फ अमीरों पर लगता है, तो आप डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन अमीर है कौन गरीब? हम तो कहते हैं आज सरकार जो बीपीएल कार्ड बनाई थी, बीपीएल को बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, जिनके लिए सरकार ने राशन व्यवस्था शुरू किया था। उनको दोस्तों राशन के रूप में क्या दिए जाते हैं? अनाज दिए जाते हैं। मैं कह रहा हूं जो लोग दोस्तों बीपीएल कार्ड धारक हैं, आप ईमानदारी से बताओ क्या सच में वो बिलो पॉवर्टी लाइन है? बिलो पॉवर्टी लाइन है? आप हाँ नहीं बताओ। इसका मतलब सरकार से अगर उस अनाज को रिसीव किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये तो घाटा है सरकार के लिए। तो दोस्तों ये डिसाइड कर पाना कि कौन अमीर है कौन गरीब है इस देश में कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा, ये आप बखूबी जानते हैं। अगर इसके लिए प्रॉपर ढंग से कोई नियम नहीं आया ना तो दोस्तों ये कभी भी साबित नहीं हो पाएगा कि कौन अमीर है। जब आज तक नहीं साबित हो पाया, ठीक है, कि कौन बिलो पॉवर्टी लाइन है और कौन नहीं है, तो इतनी बड़ी बात कैसे साबित हो जाएगी? आप बताइए मुझे, है कि नहीं? ओबीसी में भी दोस्तों क्रीमी लेयर आ गया है, मतलब समझ रहे हैं आप ना। तो दोस्तों इतना आसान नहीं। क्या आप जानते हैं कि खिलौने या कपड़े जैसी चीजों पर विरासत टैक्स नहीं लगता? हाँ, जो छोटे छोटे सामान होते हैं उन पर किसी तरह का विरासत कर नहीं लगता। विरासत कर जो बड़े सामान होते हैं, जो बड़ी संपत्तियां होती हैं, उन पर दोस्तों ये विरासत कर लगता है, ठीक है। अब देखिए दो तरह के लोग यहाँ होते हैं। कुछ लोग दोस्तों पक्ष वाले हैं, कुछ लोग विपक्ष वाले। कुछ लोग कहेंगे यस, कुछ लोग कहेंगे नो, दोनों की बात सुनते हैं। कुछ अगर पूछा जाए दोस्तों क्या यह फेयर है, मतलब विरासत कर लगना क्या अपने देश में सही है या गलत है, तो जिन्होंने कहा हाँ, अब उनके हाँ कहने का देखिए, आप ना अपना मत थोपिए कि नहीं नहीं अच्छा है या हाँ अच्छा है।
पहले सुनिए कि कौन क्या कहना चाहता है, किसी चीज के पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है, पहले वो सुनिए, फिर अपने विचार रखिए हमारे सामने, ठीक है। तो कुछ लोग का कहता है हाँ, तो हाँ कैसे? लोग कहते हैं कि सरकार को अगर विरासत कर मिलेगा तो सरकार के पास खूब ज्यादा इनकम हो जाएगी, और वो इनकम दोस्तों सरकार गरीबों पर खर्च करेगी। गरीबों और अमीरों के बीच में जो आय की असमानता है, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, वो असमान है। कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है, ठीक है। इस तरह से वो जो असमानता है वो खत्म होगी, धीरे धीरे अमीर और गरीब को एक पायदान पर लाया जा सकेगा। यानी कुल मिला जुला के आप इसलिए विरासत कर लगाना चाह रहे हैं कि सरकार के पास आय हो जाए, ज्यादा इनकम हो जाए। तो सरकार के पास इनकम का कोई कम सोर्स थोड़े है, सरकार के पास तो इनकम का बहुत सोर्स है, बहुत सारा सोर्स है। एक सोर्स तो हम ही लोग देते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री से। कैसे सर? अरे सरकार क्या करती, फॉर्म निकाल दी, 5,000 10,000 सीट के लिए फॉर्म भरने हैं, और फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या 50 लाख है। फॉर्म का फीस दोस्तों 500,000 रुपए है। गुणा करके देख लीजिए, वो वैकेंसी अगले 5 साल बाद दोस्तों, पता नहीं वो वैकेंसी 5 साल बाद भी जो है नियुक्ति इस पर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन सरकार उस पैसे का भरपूर प्रयोग करती है। वो पैसा अगर बैंक में रख दिया जाए तो कितना पैसा ब्याज मिलेगा, कल्पना करो। तो दोस्तों इस तरह से आप चिंता मत करो, ऐसे हर जगह अगर सरकार की आय के बारे में सोचा जाएगा तब तो जान लीजिए आपको अपना रक्त का कतरा कतरा देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो बलिदान उतने देना, बलिदान चाहे देश के लिए चाहे सरकार के लिए, जितने में हम जीवित रहें, क्योंकि जब आप ही जीवित नहीं रहेंगे तो बलिदान किसके लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो जरूरी है ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा जा रहा है कि नहीं, ये सोचने वालों के ऊपर है कि सरकार के पास और पैसा होगा तो सरकार और तेजी से गरीबी मिटाएगी। क्यों, अभी कम आ रहा है क्या गरीबी मिटाने के लिए? सरकार अभी भी गरीबी मिटा सकती है, लेकिन समस्या इस बात की है ना, मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, समस्या इस बात की है दोस्तों कि हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश में हैं, ठीक है। 120 करोड़ से अधिक की ये तो पुराना आंकड़ा, 10 साल पहले का आंकड़ा, 10 साल में और पता नहीं कितने करोड़ लोग पैदा हो गए। तो इतना पुराना आंकड़ा है, इतने लोगों को दोस्तों एक साथ लेकर चलना, उसमें भी दोस्तों आधे से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा पर है दोस्तों। तो ऐसे में सबकी मदद करना, सारी चीजें लेकर चलना है सरकार के लिए है ही डिफिकल्ट टास्क। तो मैं नहीं कह रहा कि नहीं सरकार जो है इस तरह की इनकम न जनरेट करे, लेकिन ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। नो करने वाले लोग क्या कहते हैं, कहते हैं हाँ नहीं लगना चाहिए। किस लिए नहीं लगना चाहिए? क्योंकि जो विरासत मिली है उस पर तो एक बार टैक्स लग ही चुका है। आपने जो इनकम कमाया उस पर टैक्स दिया ना, टैक्स देने के बाद जो पैसा आपका बचा उसी से आपने सामान खरीदा, गाड़ी खरीदा, घर बनाया। फिर वही जब आगे हमारे भावी पीढ़ी को जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो फिर से उसी चीज पर हम टैक्स दें, तो ये तो दोहरे टैक्स का प्रावधान हो गया। ये सही नहीं है सर। एक बार टैक्स लीजिए, एक ही चीज पर 2 बार टैक्स लेना ये कतई सही नहीं है। तो ये दोस्तों यहां पर बातें हो गई। लेकिन हालांकि कई देश में विरासत टैक्स की रकम गरीबों के लिए या स्कूल बनाए जाने में, गरीबों के लिए स्कूल बन रहा है, कहीं अस्पताल बन रहा है, वहां पे खर्च किया जाता है। तो ये चीजें भी होती है, ठीक है। तो वहां क्या दोस्तों, मान लीजिए कोई ऐसा देश है जहां जनसंख्या ही कम है, तो चाहे जनसंख्या ज्यादा हो चाहे कम हो, भाई स्कूल तो चाहिए, रोड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बांध चाहिए, सारी व्यवस्था चाहिए ना, बिजली पानी सब चाहिए। तो सारी चीज चाहिए। तो भाई अगर जनसंख्या कम है तो वहां पर आय के सोर्स भी कम होंगे, तो उनको मल्टीपल आय के इनकम के सोर्स बनाने पड़ते हैं। हमारा देश बड़ा है, यहाँ आय का सोर्स भी अधिक हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्य के बारे में समझते हैं। आता है दोस्तों बात की विरासत टैक्स का इतिहास क्या कहता है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, ठीक है। तो विरासत टैक्स कोई नई बात नहीं दोस्तों, ये प्राचीन समय में रोम और मिस्र में इस तरह के टैक्स बहुत पहले लगा करते थे, ठीक है, सदियों पहले। 18वीं और 19वीं सदी के आसपास यूरोप के कई देशों ने भी इस तरह से विरासत टैक्स के नियम बनाए और अपना अपना नियम लागू किया। भारत में जब अंग्रेजों का राज था उस समय भी दोस्तों इस तरह का विरासत टैक्स लगता था, लेकिन कब? अंग्रेजों के समय में। जब हम आजाद हुए तो इस तरह के टैक्स से हमें मुक्ति मिल गई, क्योंकि सही बात तो यह था कि आजादी के समय देश के हालात ऐसे थे कि भाई लोग भूखे मर रहे थे, तो कौन विरासत टैक्स दे रहा उसमें, समझ रहे हैं ना। लोग राजे रजवाड़ों के साथ रह रहे थे और अंग्रेजों ने टैक्स जहां लगाए थे दोस्तों केवल अपनी प्रेसिडेंसी तक ही चीजें सीमित थी, बाहर नहीं सीमित थी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों चीजें थी। आजादी के बाद जब देश हमारे कंट्रोल में आया तब से लेकर आज तक कभी विरासत कर लगा नहीं। हाँ,
कुछ महानुभाव ऐसे हमारे देश में थे जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हमें भी विरासत कर लगाना चाहिए। ठीक है, वो प्रस्ताव इसलिए रखा गया क्योंकि 1947 में जब हमारे देश को आजादी मिली, ठीक है, तो उसी समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। जैसे घर का बंटवारा होता है तो पैसा जो होता है वो बढ़ जाता है, बर्तन बढ़ जाते हैं, सामान बढ़ जाते हैं, संसाधन बढ़ जाते हैं। उसी तरह से जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो तमाम संसाधन, पैसे, सबका बंटवारा हुआ। हमें आपको लगता है कि केवल ये एक रेखा खींच देने से काम हो गया, केवल रेड क्लिफ रेखा खींच दिया उसी से पाकिस्तान का बंटवारा हो गया? नहीं, यही से नहीं बंटवारा हुआ। बहुत सारे संसाधन भी दोस्तों हमें पाकिस्तान को देना पड़ा। ठीक है, क्यों? हमारे देश से ही दोस्तों हिस्सा टूटकर अलग हो रहा था तो उन्हें देना पड़ा। इस तरह से संसाधन का भी बंटवारा हुआ है। हमने धन का भी बंटवारा किया। ठीक है, धन का आप नहीं जानते होंगे, कभी फुर्सत में आएंगे तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि धन का बंटवारा किस तरह से हुआ, उनको क्या क्या दिया गया, क्या क्या भारत ने अपने पास रखा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस तरह से चीजें हुई। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आजादी के समय हमारी स्थिति ठीक नहीं थी और हमारे देश के जो नेता थे सबसे पहले उन्होंने बनाया संविधान। संविधान बनने के बाद दोस्तों क्या किया गया? लोकसभा चुनाव कराए गए। चुनाव के बाद दोस्तों पंचवर्षीय योजना पर काम किया गया। ठीक है, उसके बाद जाकर दोस्तों इस पर एक विचार रखा गया। ठीक है, उस समय दोस्तों वित्त मंत्री थे सीडी देशमुख साहब। ठीक है, उन्होंने दोस्तों पहली बार एक प्रस्ताव रखा कि हमें भी विरासत कर लेना चाहिए ताकि सरकार को 2 पैसा ज्यादा इनकम हो। इनकम की जरूरत सबसे ज्यादा सरकार को थी क्योंकि देश ऐसे हालात में था कि भाई आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था उस समय देश। आज तो देश फिर भी अच्छा है। आज कितने सारे लोग टैक्स देते हैं, आप कल्पना कीजिए कि आजादी के समय कितने लोग टैक्स भर रहे थे, लेकिन देश तो वही था, क्षेत्रफल उतना ही बड़ा था। हाँ ठीक है, जनसंख्या कम रहेगी तो इतना भी कम नहीं थी कि 20 लाख जनसंख्या थी। ठीक है, जनसंख्या कम थी लेकिन इतना भी कम नहीं थी ना। तो इसलिए दोस्तों क्या जरूरी था कि उस समय ये विरासत कर का प्रावधान रखा गया, लेकिन वो चीजें पास नहीं हुई और उसे लागू भी नहीं किया गया। ठीक है, तो वही चीजें यहां पर दे रहा है। अगर हम दोस्तों विदेशों की बात करें, जैसे मिस्र के पिरामिडों की बात करते हैं, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि मिस्र में जो पिरामिड बने हुए हैं, ये जो पिरामिड का आप सिंबल देखते हैं, इस पिरामिड को बनाने में कितनी जो है हर तरीके से दोस्तों, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से दोस्तों यहाँ पर खर्च हुआ होगा। ठीक है, चाहे धन की बात कर लीजिए, चाहे मेहनत की बात कर लीजिए, और ये खर्च हुआ होगा। और सरकार अगर इतने पैसे दोस्तों यहाँ खर्च किए तो निश्चित रूप से वहाँ विरासत कर जैसी चीजें रही होंगी। ठीक है, वो विरासत कर लेते थे और इस तरह के पिरामिड बनाए जाते थे। इस पिरामिड में दोस्तों राजा रानी की मम्मी रखी जाती थी। उनके मृत्यु के बाद जो उनकी शरीर होती थी उसको मम्मी बनाकर दोस्तों लंबे समय तक वो शरीर सुरक्षित रहती थी, इस पिरामिड के भीतर जो है रखे जाते थे। ये सारी कहानियां आप पढ़े होंगे, जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, प्राचीन रोम में भी दोस्तों इस तरह के टैक्स लगते थे, लेकिन ये टैक्स दोस्तों सिर्फ अमीरों को देने पड़ते थे, गरीब लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगता था। हमने आपसे कहा ना, बहुत बड़ा संकट है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, ये डिसाइड करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। रोम में दोस्तों एक बादशाह थे जिनका नाम है ऑगस्टस केसर। उन्होंने सबसे पहले विरासत टैक्स लिया था। उस समय टैक्स का जो रेट रखा गया था दोस्तों 5% था। ठीक है, टैक्स का रेट कितना था दोस्तों? 5% दोस्तों टैक्स का रेट था। ये रोम की बात है दोस्तों, पहली बार ये जो है रोम में, अगर आप निश्चित रूप से देखेंगे तो इस तरह से विरासत कर के बारे में आपको इतिहास मिलेगा। रोम में विरासत टैक्स से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल सेना के खर्चे के लिए किया जाता था, सेना को मजबूत करने के लिए। देखिए उस समय क्या था दोस्तों, युद्ध बहुत होते थे तो सेना मजबूत होने चाहिए, क्योंकि नहीं पता था लोगों को कि कब कौन सा देश उनके ऊपर हमला कर देगा और उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लेगा। इसलिए सेना की मजबूती सबसे बड़ी थी। और वैसे भी दोस्तों ये जो समय चल रहा था, उस समय में साम्राज्य विस्तार वाली नीति चल रही थी, कौन कितना ज्यादा अपने साम्राज्य को बढ़ा सकता है। आज तो खैर उस तरह की नीतियां है ही नहीं, कोई देश जो चोरी चुप के भले बढ़ा ले, लेकिन दोस्तों और कोई तरीका नहीं है कि कोई अपना साम्राज्य विस्तार कर ले। ठीक है, कोई भी देश हो, सब जहां है वहां है। अब सिस्टम हो गया धीरे धीरे, यूएन आ गया है, तमाम चीजें हैं। ठीक है, लोगों को देखना पड़ता है। बाद में रोमन साम्राज्य में भी इस तरह के टैक्स लगाए गए, जैसे विक्री टैक्स भी आया। गुलामों की आजादी पर भी दोस्तों टैक्स लगाए गए। ठीक है, जो पहले से गुलाम थे अगर वो आजाद होना चाहते तो उनको अपने हिस्से का टैक्स भरना पड़ता था, या कोई उन्हें ले जाना चाहता है तो उनको टैक्स उसको भर करके वो लेके जा सकता था। रोम में टैक्स इकट्ठा करने का काम दोस्तों ठेकेदारों को दिया गया। लेकिन दोस्तों आप तो जानते हैं, जहां जहां ठेकेदारों को व्यवस्था दे दिया जाएगा, ठीक है, वो ठेकेदार क्या, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि हम टैक्स किससे वसूल रहे हैं? उनको तो क्या करना है, ज्यादा अमाउंट में टैक्स वसूलना है। हमारे देश की कंडीशन तो फिर भी ठीक है। हमारे देश में दोस्तों चाहे इनकम टैक्स ऑफिसर हो, चाहे जीएसटी ऑफिसर हो, इनके अंदर कम से कम कुछ तो दया भाव है कि किसके साथ हमें कैसा बर्ताव करना। और सबसे बड़ी चीज है, जब पढ़े लिखे लोग दोस्तों इस स्तर पे पहुंचते हैं ना, तो उनको पता होता है कि कौन व्यक्ति सही है और कौन व्यक्ति गलत है।
तो दोस्तों किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये वो भली भांति जानते हैं। आप समझो ना, मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति अगर जीएसटी में अधिकारी है, इनकम टैक्स में अधिकारी है, सामान्य तो नहीं है ना, पढ़ लिख कर व्यक्ति वहां तक पहुंचा, मतलब वो हमारी और आपकी सोच से एक स्टेप आगे रहे होंगे, तभी तो वहां तक है। आप कल्पना करो कैसे वहां चले गए। अगर हमारे आप जैसे होते तो वहां नहीं होते, वो तो हमारे आपके बीच में होते। अगर वहां बैठे हैं मतलब वो हर स्तर पर हमसे उन्नत सोच वाले हैं, इसलिए वहां गए, तो उन्हें पता है, उनका एक्सपीरियंस, उन्हें पता है कि किसके साथ क्या करना है। और ठीक है, हम आप भले चोर को पहचानने में गलती कर दें, वो चोर को पहचानने में गलती नहीं करते, लेकिन यहाँ तो मामला अलग है। यहाँ स्किल दे के थोड़ दिया, यहाँ तो ठेके पे दे दिया गया कि जाओ और जाके विरासत टैक्स लेकर आओ, तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है, इनका ज्ञान से क्या लेना देना है। ठीक है, ये तो ठेकेदार हैं, और ठेकेदार तो आप जान, यही हाल तो हुआ था अपने देश में, जब लगान वसूलने का काम अंग्रेजों ने ठेकेदारों को दे दिया, पूरी की पूरी व्यवस्था ही ढह गई। ठीक है, बाद में अंग्रेजों को लगा कि नहीं, लगान ठेकेदार नहीं वसूल सकते हैं, लगान जमींदार वसूल सकते हैं, लेकिन ठेकेदार नहीं, क्योंकि ठेकेदारों ने जमींदारों से ज्यादा भी नरक कर रखा था। जमींदार, चलो मान लो एक गांव का जमींदार कोई व्यक्ति है, तो जमींदार को उसी गांव में रहना है, तो थोड़ा सा दया भाव तो रहता था कुछ लोगों के प्रति, चलो तुम्हारा नहीं है लेकिन अगली बार तुम कर देना, ठीक है, थोड़ा सा दया भाव रहता था। ठेकेदारों का कौन दया भाव भाई, इनका तो ठेके पे मिला है। ठीक है, तो ये तो चमड़ी उधेड़ लेते थे, शोषण करना है जितना कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ होता था, तो ये ज्यादा टैक्स वसूल लेते थे। आम रोमन नागरिकों में टैक्स के खिलाफ बहुत गुस्सा बढ़ चुका था, क्योंकि इससे और गरीब होते जा रहे थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि ज्यादा टैक्स और गरीबी जो है रोमन साम्राज्य का पतन का कारण बना। अगर इस तरह की चीजें नहीं होती तो रोमन साम्राज्य का पतन, अरे बाप रे बाप, इतना, मतलब एक छोटा सा काम क्या है, विरासत टैक्स लगा के ठेकेदारी पे दे दिया गया, पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। हाँ, अगर अंग्रेजों ने दोस्तों ये प्लान न चेंज किया होता, ठेकेदारी व्यवस्था को समाप्त न किया होता, तो पता नहीं कब विद्रोह हो गया होता और कब उनको मार के भगा दिया गया होता। ठीक है, लेकिन वो क्या, उनको हमसे क्या करना था, हमसे कोऑर्डिनेशन बना के रखना था। ठीक है, तो जब वो देखते थे कि किसी को ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा, तो वहां क्या करते थे, अपने रूल्स में चेंजेस करते थे, नियम बदलते थे। नहीं बदलते तो सिंपल सी बात है भाई, मान लीजिए कोई सरकार जनता के प्रति अहितकर है, ठीक है, अहित सोच रही है, उनका गलत सोच रही है, तो जनता को कितना समय लगेगा सरकार गिराने में। समझ में आ रही बात है ना, तो यही चीजें हैं। आगे देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों पूरी दुनिया में इस विरासत कर के बारे में, तो शॉर्टकट में बताऊंगा कि भाई बहुत सारे देश हैं जहां पर अभी इस तरह के कर हैं। जैसे हम यूके की बात कर लें, यूनाइटेड किंगडम की बात कर लें, या यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात कर लें, या फिर जापान, फ्रांस की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, इन देशों में विरासत कर लगते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, ये सब डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित, ये पहले से विकसित देश हैं दोस्तों। और हम लोग क्या है, हम लोग विकासशील देश हैं। ठीक है, कुछ हमसे नीचे हैं दोस्तों जो अविकसित देश हैं। तो अविकसित के लिए और विकासशील के लिए विरासत टैक्स एक बोझ स्वरूप है, इनके लिए नहीं बोझ स्वरूप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर आप चेक करेंगे, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, लोगों का इनकम अच्छा है, लोगों की सोच अच्छी है, पैसा उनके पास ज्यादा है, तो इनको नहीं दिक्कत होती। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो फिर हमारे यहाँ अगर विरासत कर लगेगा तो बहुत समस्या होगी। करा सभी देश में विरासत टैक्स के नियम अलग अलग होते हैं। कुछ देश में बहुत कम विरासत टैक्स लिया जाता है और कहीं कहीं पर विरासत टैक्स अधिक देना पड़ता है। तो मैंने आपसे कहा ना कि जहां जैसी सरकार हो, जहां जैसी परिस्थिति हो, उसी हिसाब से विरासत कर लिए जाते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों अपने देश के बारे में, तो 1950 के दशक में दोस्तों भारतीय नेताओं ने विरासत टैक्स लगाने के बारे में सोचा था। उस समय दोस्तों भारत एक नए देश के रूप में आया था, भारत में बहुत गरीबी भी थी, सरकार गरीबी हटाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रही थी, अमीरों और गरीबों के बीच में इस खाई को पाटने में, ताकि आय में समानता आ जाए, मतलब लोगों के पास जो इनकम हो वो जो है एक बराबर हो जाए। हालांकि संभव नहीं, कैसे अंबानी हमारे बराबर आ जाएंगे कैसे आ जाएंगे बताइए उनकी। अब देखिए एक चीज और जानिए ना, हमारे देश में बात करेंगे, पूरे देश में हमारे जितना पैसा है ना, जान लीजिए पूरे देश का आधे से ज्यादा पैसा शुरू के 5 लोगों के पास है। पूरे देश का पैसा आधा बांट दो, आधे में 120, 25, 30 करोड़ जितना समझते हैं सब हैं, और 4-5 में दोस्तों आधा पैसा पड़ा हुआ। इतना ज्यादा डिफरेंस है। केवल 4-5 की बात कर लीजिए, शुरू से टॉप 5 की बात कर लेंगे उसमें भी। फिलहाल ये तो समय अलग था। तो यहां पर इसीलिए दोस्तों सरकार ने विरासत टैक्स के बारे में प्लान किया, और सबसे पहले दोस्तों सीडी देशमुख साहब थे जो वित्त मंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने विरासत टैक्स को कानून बनाने की बात की थी कि इस पर हमें कानून बनाना चाहिए और विरासत टैक्स लगाना चाहिए। उनका कहना था कि भारत में बहुत अमीर लोग हैं, अगर वो अपनी विरासत पर थोड़ा सा टैक्स दे दें तो गरीबों की मदद हो जाएगी। दोस्तों ये कुछ वैसा था। इसी दौरान दोस्तों आपने सुना होगा भूदान आंदोलन के बारे में। एक व्यक्ति थे अपने देश में, विनोबा भावे जी। विनोबा भावे जी ने कहा कि देखिए बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास खेत ही नहीं है, वो तो बिना खेती के मर जाएंगे भाई, और बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास इतना खेत है वो खेती कर नहीं पा रहे हैं।
तो विनोबा भावे जी सबके पास जाते थे, उनसे हाथ जोड़कर समझा के उनसे थोड़ा सा खेत लेकर ना लोगों को दान दिला देते थे। इसी को तो कहा गया भूदान। क्या कहा गया? भूदान। लोग फ्री में दान दे दिया। अरे यार, दान का अर्थ क्या होता है बताइए? पैसा लेके दान दिया जाता है? पैसा लेके तो बेचा जाता है ना। परचेज सेल नहीं हो रहा था, दान हो रहा था, दे दिया ऐसे ही। ठीक है, तो जिनके पास बहुत सारे खेत हैं, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनके पास दोस्तों बीघों खेत थे, उन्होंने कुछ हिस्सा रखा और कुछ हिस्सा दान दे दिया। इसी को कहते हैं भूदान आंदोलन। बहुत बड़ा आंदोलन था दोस्तों। विनोबा भावे जी ने मतलब कमाल का काम किया। कभी उनके बारे में पढ़िए, आपको पढ़कर आनंद आ जाएगा। ठीक है, यहां भी ये जो सीडी देशमुख साहब थे, इनके मन में ऐसा ही विचार आया। कोई उस तरह जैसा पश्चिमी देशों में दोस्तों उस तरह का विचार नहीं कि नहीं विरासत टैक्स लगाकर एकदम पूरा मतलब पतन कर दो, ऐसा नहीं। यहां पर इनके दिमाग में आया कि जो अमीर लोग हैं, जो दे सकते हैं विरासत कर, अगर वो दे देते तो गरीबों का उद्धार हो जाता। क्योंकि देश की स्थिति अभी उतनी सुदृढ़ नहीं थी। जैसा देश आज हमें मिला है, इसको विकसित करने में नहीं दिक्कत, हमारे पास सब है। उस समय का देश क्या था? उस समय तो कुछ नहीं था। कभी कभी एक सवाल आपके सामने आता है कि भाई 70 साल पहले, अरे 70 साल पहले रोड नहीं था, मोबाइल नहीं था, कैमरा नहीं था, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, घोड़े गाड़ी नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, बैंक नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लाइट नहीं था, जनरेटर नहीं, क्या था? ठीक है, जिस रोड पे चलते हैं वो रोड भी नहीं था। समझ रहे हो? तो उस स्थिति से इस स्थिति तक आने में बहुत मेहनत लगता है। ये दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर ना बहुत मतलब आप अपने जीवन में देखिए, हर चीज आप बहुत कमा सकते हैं, बहुत टेबल कुर्सी कपड़े लत्ते सब खरीद सकते हैं, कई मोबाइल खरीद लेंगे, कई लैपटॉप खरीद लेंगे, लेकिन कई घर नहीं खरीद पाएंगे। बड़ी चीज होती है ना, धीरे धीरे बनता है। कितना घर बना लेंगे जीवन में? बनाइएगा, फिर बताइएगा, समझ में आ जाएगा कि नहीं हमारे बाप दादाओं ने अगर मेहनत किया, कुछ बनाया है, तो उसके लिए कितना खून पसीना एक किया होगा। अब नहीं संभव है। प्रतियोगिता के इस दौर में संभव है? असंभव है भाई। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हो ना, और आपके अंदर उद्यमिता की भावना नहीं है, या मैं कह दूं आप एंटरप्रेन्योर नहीं हैं, तो जान लीजिए आप एक से ज्यादा दूसरा बना ही नहीं सकते हैं। दैट्स इट। अच्छा लगे या बुरा लगे अपनी जगह है। फिर वही, अब 2 नंबर में हमसे देखिए, 2 नंबर की बातें मत क्या करिए। ठीक है, हम बात करते हैं जो आप देखिए, जितना बेकार तरीके से आप कमाएंगे ना, मैंने एक दिन पढ़ाया था आपको धन के बारे में कि धन की गतियां होती हैं। ठीक है, और धन आप जिस माध्यम से कमाएंगे, धन उसी माध्यम से चला जाएगा। तो हमेशा सत्कर्म करिए, और सत्कर्म के रास्ते से जो कमाया गया धन हो उसकी बात कीजिए, बाकी धनों की बात ना कीजिए। ठीक है, फिलहाल आइए दोस्तों, ये जो विरासत कर था, इसी को नाम दिया गया एस्टेट ड्यूटी। क्या दे दिया गया दोस्तों? एस्टेट ड्यूटी का नाम दिया गया, जो सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। हालांकि ये चीजें पास भी नहीं हुई। लेकिन अब विरासत, अच्छा आगे चल के दोस्तों 1985 में राजीव गांधी की सरकार आई। उस समय भी दोस्तों एक बार प्रस्ताव रखा गया, लेकिन उस समय भी ये लागू नहीं किया गया, याद रखेंगे। अब दोस्तों, जो मैंने आपसे कहा कि 2 तरह के लोग हैं, कुछ कहेंगे पक्ष में तर्क देंगे, कुछ विपक्ष में तर्क देंगे, जरा उनकी बातें सुनिए। जो पक्ष में कहते हैं वो कहते हैं कि विरासत कर लगाने से सरकार के पास खूब पैसा आ जाएगा। हाँ तो जाएगा। अब सरकार अगर विरासत कर लगा दे, अब जीएसटी से इतना पैसा आ जा रहा है, इनकम टैक्स पे इतना पैसा आ जा रहा है, तो भाई विरासत कर लगाने से सरकार के पास पैसा तो आ ही जाएगा, है कि नहीं? तो पैसा आ जाएगा तो सरकार क्या करेगी? सरकार उससे अस्पताल बनाएगी, या अस्पतालों, देखिए मैं तो कहता हूं ना, अस्पताल न बनाए, अस्पताल को बेहतर कर दे, वही काफी है। समझ रहे हैं? हर चीज में नया नहीं, हर चीज को बेहतर भी किया जा सकता है, तो बेहतर की बहुत जरूरत है। बच्चों के लिए स्कूल खोल दे, ये मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ है। क्यों सर, आप एजुकेशन फील्ड में स्कूल को गड़बड़ कर रहे हैं? नहीं, गड़बड़ किस मामले में कर रहे हैं, पहले पूरी बात सुनिए। इतना वीडियो क्लिप निकाल कर वायरल कर देंगे तो बेइज्जती हो ही जाएगी। गड़बड़ इस मामले में कर रहे हैं कि जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, आप देखिए ना, सरकार जितना निवेश कर रही है वहाँ पे, भाई वहाँ मान लीजिए 10 टीचर हैं, आप उनकी सैलरी देखिए, जितना निवेश कर रही, क्या उस मात्रा में आउटपुट आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। नाराज ना होइएगा, जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, अब उनको लग रहा होगा अरे ये आदमी तो जो है कटाक्ष कर रहा है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मैं आउटपुट की बात कर रहा हूं। चलिए मैं कह रहा हूं, आप ही सरकार हैं और आपको सैलरी बांटनी है। वहां पे 10 लोग दोस्तों अगर 50,000 के रेट से सैलरी लेते हैं, तो 5 लाख रुपए सैलरी लेते हैं। 5 लाख रुपए के इक्वल क्या आप वहां से सरकार को अर्निंग दे रहे हैं? हम कह रहे हैं चलिए वहां बेच तो रहे नहीं कि कुछ कमाई होगी, लेकिन क्या बच्चे उस लेवल में शिक्षित हो रहे हैं कि आगे चल के वो अर्निंग के बराबर चीजें हो पा रही? नहीं हो पा रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नहीं, अगर सरकार स्कूल खोले तो बेहतर खोले या तो ना खोले। समझ रहे हैं? या तो बेहतर या तो ना खोले। ठीक है, ये पायलट प्रोजेक्ट बनाकर जैसे तैसे काम नहीं चलाना है। ठीक है, काम होना चाहिए तो बेहतर होना चाहिए, नहीं तो
नहीं होना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है, ठीक है। ग्रामीण इलाकों में बिजली, ये तो सही है, ठीक है। और यहाँ दोस्तों उपभोक्ताओं को थोड़ा समझने की जरूरत है, बिजली चोरी नहीं करना चाहिए जो कि गलत है, ठीक है। देखिए ईमानदार रहिए ना, हर जगह आप ईमानदार रहेंगे ना तो भगवान भी आपके साथ ईमानदारी करेगा। अब बेईमानी करेंगे, अब पता चला वहां कटिया मार रहे हैं, किसी दिन तबियत खराब हो गया, 20,000 देख चले आए, आपको लगा वो तबियत खराब ना, भगवान बिजली का पैसा भरवाएं आपसे, नहीं पता, ऐसे ही होता रहता है। जैसा व्यवहार करेंगे वैसा आपके साथ व्यवहार होगा। ग्रामीण इलाकों में सड़कें, ये तो दोस्तों बनी रही हैं, यही तो एकमात्र ऐसा विभाग है देश में जो चमक रहा है, हीरे की तरह चमक रहा है। नितिन गडकरी जी तो ऐसा चमक रहे हैं हीरे की तरह ना, कि उनके जैसा प्रकाशमान मुझे लगता है कोई है ही नहीं, है कि नहीं। केवल वही मंत्रालय है जिसकी वजह से लोग जान रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में पानी, स्वच्छ पानी भी दोस्तों आवश्यक है। ग्रामीण लोगों को बिजनेस के लिए दोस्तों अगर गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तो गवर्नमेंट लोन भी दे पाएगी ना, कर्ज भी दे पाएगी। हाँ, ये सब फायदा है जिसके वजह से अगर ये सारी चीजें होती हैं तो जीवन स्तर में सुधार होगा। धीरे धीरे लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, ठीक है, शिक्षा बढ़ेगी, सेवाएं बढ़ेंगी, तमाम चीजें तो सब बेहतर ही बेहतर है। लेकिन जो विपक्ष में बैठने वाले लोग हैं कि नहीं विरासत कर नहीं लगना चाहिए, तो उनका क्या कहना है उनका सुनिए, ठीक है। तो जो विपक्ष में है उन लोगों का कहना है कि अगर इतना ज्यादा टैक्स देना होगा तो व्यक्ति ये सोचेगा कि ज्यादा कमाने की क्या जरूरत है, हमें विरासत कर देना ही रहेगा आगे चल के बच्चों को, तो हम कह रहे हैं ज्यादा बनाए ही ना, कम बनाए ना, तो लोगों के अंदर काम करने की जो भावना है उसमें कमी आएगी। लोग मोटिवेट होकर ज्यादा काम नहीं करेंगे, ज्यादा विरासत बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि लोगों को पता होगा कि यही होने वाला है, ठीक है। तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वो सरकार को नहीं देना चाहेंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे। ये पहला जो है पॉइंट है। दूसरा है कि अमीर लोग अपना पैसा देश की बजाय बाहर निवेश करेंगे, कहेंगे देश में बनाएंगे तो यहाँ विरासत कर देना पड़ेगा। ऐसे देश में निवेश करते हैं जहां विरासत कर नहीं हो, ठीक है। पता चला भारत में इन्वेस्टमेंट करना था, पैसा उठा के किसी और देश में लगा दिया, उसकी वजह से भारत को तो नुकसान झेलना पड़ा। अगर चीजें अच्छी रहती तो भारत में निवेश होता, लेकिन भारत में निवेश नहीं हुआ। संपत्ति पर दोस्तों दोहरा कर, ये मतलब एक वाजिब रीजन है कि एक ही चीज पर 2 बार टैक्सेशन, ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये कारण है। कानून तोड़कर टैक्स बचाने के तरीके लोग देखेंगे कि दोस्तों कहां पर लूप हॉल्स है, कैसे हम विरासत कर जो है बचा सकते हैं। 50 लाख की संपत्ति को हम 15 लाख दिखा दें, उस पर टैक्स दे दें तो बच गया ना पैसा। ऐसे ही लोग करेंगे, ठीक है। लोग विरासत से मिली प्रॉपर्टी का सही मूल्यांकन, सही वैल्यूएशन ही नहीं कराएंगे। सही वैल्यूएशन ही नहीं करा, इसलिए नहीं कराएंगे कि आज क्या होता है, आज ईमानदारी से मैं अगर आपको बताऊं, आज कहीं जमीन भी बिकती है ना तो 2 तरीके से बिकती है, आधा पैसा व्हाइट में, आधा पैसा ब्लैक में होता है। सब हर कोई जानता है, हर कोई जानता है भाई। अब रही बात मुंह पे बोलने की, तो लोग बोलते नहीं, अलग बात है, ठीक है, लेकिन होता तो ही है, ठीक है। तो लोगों को बचाना है, पैसा बचाना है, लोग इसलिए करते हैं ऐसा। लिख रहा है कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। अगर इस तरह से काम होंगे तो सिंपल सी बात है, यही तो भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार बढ़ सकता है भाई, बताओगे गलत तरीके से पैसा बचाओगे, सरकार को टैक्स नहीं दोगे तो भ्रष्टाचार ही तो बढ़ रहा है, क्योंकि लोग गलत तरीके से टैक्स बचाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग अपनी विरासत बांटने की बजाय सोचेंगे किसी ट्रस्ट को, किसी चैरिटी को दे देते हैं, क्योंकि अगर अपने परिवार में देंगे तो जो है विरासत कर देना पड़ेगा, इससे अच्छा तो हम इसको ट्रस्ट में दे दें, ठीक है। खुद एक ट्रस्ट बना लेंगे और अपने आप को दे देंगे, रहेगा तो उनका ही, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों लोग काम करेंगे। विरासत टैक्स की वजह से पारिवारिक झगड़े भी होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब जब बंटवारा होगा तो लोगों को लगेगा कि हमको कितना ज्यादा हिस्सा मिल जाए, समझ रहे, कितना ज्यादा हिस्सा मिल जाए, तो एक लालच वाली भावना आएगी। लालच वाली भावना आ जाएगी तो रिश्ते क्या हो जाएंगे, तार तार हो जाएंगे। वैसे भी रिश्ते नहीं बचे हैं तो रिश्ते पूरा समाप्त हो जाएंगे। देश में निवेश घट सकता है, तो मैं पहले ही आपको बता दिया कि निवेश घट सकता है, क्योंकि विरासत मिलने के बाद उससे बेचकर लोग सोचेंगे कि यहाँ भारत से बेचकर हम विदेश में चले जाएं, वहीं जाकर बस जाएं, वहाँ ज्यादा सही रहेगा, ऐसा, ठीक है। अभी मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाया था, मैं धार्मिक वीडियो भी बनाते रहता हूँ हर रविवार को, तो उस पर एक बच्चे ने कमेंट किया कि ये जो रामायण वाली चीजें सब झूठी है। हम कह रहे हैं चलो तुम्हारे मन वाली बात ही मान लेते हैं, झूठी है, लेकिन एक चीज समझो ना कि जैसे कहानी हम लोग सुनते हैं ना, हमारी मम्मी दादी ये लोग कहानियां सुनाती हैं, कहानियां काल्पनिक ही होती हैं, कोई फायदा तो होता नहीं है भाई, वो वास्तविकता से उनका कोई संबंध होता नहीं है। हम पिक्चर की बात कर ले, मूवी की, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, लेकिन हम उससे कुछ सीखते हैं। हम कह रहे हैं छोड़ो, तुमको राम पे नहीं भरोसा है, तुमको हनुमान जी पे नहीं भरोसा है, तुमको रामायण पे नहीं भरोसा है, अच्छी बातें सीखने में क्या दिक्कत है। एक पिता का अपने पुत्र से कैसा संबंध होना चाहिए, एक भाई का अपने भाई से कैसा एक देख तो रहे हो, विरासत लेने के चक्कर में रिश्ता तार तार हो रहा है। वहां राम जी गद्दी छोड़कर चले आए और जिंदगी भर भरत भैया बैठकर क्या कर रहे हैं, उनका खड़ाऊं उस सिंहासन पर रख करके उनका इंतजार करते रहे।
सीखो ना, अच्छी चीज सीखो, उसको कहानी मान लो ना। मान लो कि सारे पात्र काल्पनिक हैं। अच्छा देखो, आपके ऊपर है कि आप कहाँ से अच्छाई सीखना चाहते हैं, कहाँ से बुराई सीखना चाहते हैं, ठीक है। नहीं पसंद है कोई चीज, अपनी जगह है, जो अच्छी बातें हैं वहां से वो ग्रहण करो कि भाई भाई का रिश्ता क्या है, भाई भौजाई का रिश्ता क्या है। अब देखो साथ में थे तो लक्ष्मण देवर थे, सीता जी थी, 10 ऐसा नहीं 14 साल के वनवास में दोस्तों 10 साल तो साथ रहे हैं सब लोग। 4 साल में पूरा लंका कांड हो गया, ठीक है। वहां जाके हनुमान जी के साथ वो लंका फूकने उकने वाला कांड ने 4 साल में सब मेघनाथ कुंभकर्ण सब खत्म रावण तक, ठीक है। तो 10 साल तो थे साथ में ना। लेकिन उन 10 सालों में एक जो है पति का पत्नी के साथ, ठीक है, देवर का भाभी के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए उसी को देख लीजिए। आज देवर भाभी का रिश्ता कैसा है, कहने की बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं, बहुत मायने रखती है दोस्तों। आप सोचिए यहाँ लक्ष्मण गए 14 साल तक, पत्नी उनकी घर बैठी है, उनकी पत्नी घर बैठ के इंतजार कर रही है। और आज के जमाने में आप चले जाइए बाहर पढ़ाई करने, शादी करके 5 साल के लिए, देखिए अगर घर छोड़ के बीवी ना आपके पास भाग के चली जाए फिर शादी क्यों किए थे। मुद्दा समझिए, हमें उस रामायण को अगर हम नहीं मानते मत मानिए, आप मान लीजिए वो काल्पनिक है, लेकिन उन काल्पनिक पात्रों से भी सीखने को ही मिलेगा, कुछ गलत नहीं मिलेगा। बीच में मैंने एक दिन फेसबुक पे देखा, लोग कोई महिला थी, उन्होंने पोस्ट किया था कि जो है, हालांकि कहना नहीं चाहिए इसे खुल करके, कि राम से ज्यादा तो रावण जो है सीता को समझता था। राम तो सीता को पाकर उनको जो है उनकी जो है अग्नि परीक्षा ले लिए, और उतना दिन रावण रखा था, उसने तो सीता को छुआ ही नहीं। अब देखिए उस महिला के दिमाग में क्या विचारधारा है, राम के प्रति रावण को लेकर उसके दिमाग में क्या विचार है, ये भरा गया गंदगी। उसी गंदगी को मैं साफ करने का प्रयास कर रहा हूं। हर रविवार इसी 10 बजे के रात के शो में दोस्तों मैं धार्मिक चर्चा करता हूं, आप सुनिए। मैं धर्म के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताता हूं, थोपता नहीं हूं आपके ऊपर, हर चीज के पीछे लॉजिक देता हूं कि नहीं क्या सही है और क्या गलत है। मैं अगर वो महिला तक ये वीडियो तो जाएगा नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा एक लाइन में, रावण अगर सीता को छू नहीं रहा था उसके पीछे कई सारे कारण थे। एक तो उसको क्या मिला था, श्राप मिला था कि वो किसी पराई स्त्री के पास अगर जाएगा तो भस्म हो जाएगा, ठीक है, वो अलग बात है कि उसके नाभि में तीर लगेगा, वो उसको छोड़िए, लेकिन कुछ चीजें होती हैं। दूसरी चीज, जो सीता थी दोस्तों ये कोई आम कन्या नहीं थी, ठीक है, ये कोई आम कन्या नहीं थी, वो खुद ही भस्म कर देती। तो तमाम चीजें हैं इस तरह की जो लीलाएं रची गई भगवान के द्वारा। ये तो लीला इसलिए रची गई है, राम जी के समय में जो लीला रची गई है वो एक मनुष्य के रूप में रची गई है। इसलिए तो हम भगवान कृष्ण को मनुष्य नहीं मानते, उनको हम देवता मानते हैं, भगवान का अवतार मानते हैं। लेकिन जब राम जी की बात करते हैं तो हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी सभी पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादा अगर किसी की थी तो किसकी थी, रामचंद्र की। एकदम मानव जैसा जीवन व्यतीत किए, कितना दुख कितना कष्ट आप सोचिए। तो आप उठा के कभी पढ़िए, इस तरह से भावना रखिए, अच्छी भावना होगी तो आप अच्छी चीजें सीख पाएंगे। फिलहाल चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज शेयर कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी जैसी इच्छा।